गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की हमारी क्लास वैज्ञानिक पद्धति के चैप्टर में हम इसके चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। मेरी पिछली क्लास में मैं आप लोगों को सामान्य रूप से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके हम रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हमें इसे आगे अलग अलग विद्वानों ने इसे किस रूप में बांटा है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बर्नार्ड नामक जो विद्वान है, इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को निम्न चरणों में बांटा है। सबसे पहले परीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण और निष्कर्ष या सत्यापन। इसका अर्थ है एक समाजशास्त्री सबसे पहले जब वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है तो उसके प्रथम चरण के संदर्भ में उसे परीक्षण के लक्ष्य को अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करना पड़ता है। यहाँ परीक्षण का मतलब इन्वेस्टिगेशन से है, नई प्रकार की खोज करने से है। तो पहले उसका चरण है वो खोज करने की मानसिकता को बनाएगा। उसके बाद सत्यापन, जिन तथ्यों की वो खोज कर रहा है, जो तथ्य उसे अवलोकन के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं उनका वो क्रॉस चेक करेगा, किसी अन्य उत्तरदाता से भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेगा, यानी वो प्राप्त सामग्री का सत्यापन करने का कार्य करता है। बर्नार्ड के अनुसार अगला चरण है वर्गीकरण का। वर्गीकरण का अर्थ है जब हमारे पास समस्त प्रकार की जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं तो वैज्ञानिक पद्धति में उन तथ्यों में से अलग अलग वर्गीकृत करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे शिक्षा संबंधी आंकड़े, रोजगार संबंधी आंकड़े, व्यक्तिगत संबंधी आंकड़े, विषय से संबंधित सहसंबंध, काई स्क्वायर टेस्ट की परीक्षण करने से संबंधित सारणियाँ, अलग अलग उसे वर्गीकृत करना पड़ता है। अंतिम निष्कर्ष या सत्यापन। यहाँ पर निष्कर्ष का तात्पर्य है जो आपने तथ्य संकलन किया वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से, उसमें मुख्य बात क्या निकल के आई। जैसे उदाहरण के लिए 15 लोगों के ऊपर एक अध्ययनकर्ता ने अध्ययन किया वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से। 15 लोगों से एक ही प्रश्न पूछा गया उदाहरण के लिए कि आप भारतीय परंपराओं की परिधि में रहते हुए क्या आधुनिकता का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। अब मान लीजिए उन 15 लोगों में से 13 लोग या 14 लोग ये कह दें कि हम परंपरा और आधुनिकता को साथ साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, तो ये एक नई विशिष्ट बात होगी। तो सत्यापनशीलता के तुरंत बाद हम जब निष्कर्ष निकालेंगे तो क्या कहेंगे, अधिकांश उत्तरदाताओं ने परंपराओं के साथ आधुनिकता के सम्मिश्रण में रुचि दिखाई है। ये विशिष्ट तथ्य है। उदाहरण के लिए अगर कोई भी उत्तरदाता इसका समर्थन ना करे तो हम इसको भी विशिष्ट मान के लिखेंगे कि उस अध्ययन में उत्तरदाताओं ने अपनी असहमति जताई, जो कि आश्चर्यजनक तथ्य था। इस तरह वैज्ञानिक पद्धति में इन 4 चरणों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जो हमारे समाजशास्त्र के जन्मदाता है ऑगस्ट कॉम्ट, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को बांटा। इन्होंने कहा कि सबसे पहले अध्ययनकर्ता के सामने चुनौती यह होती है कि वह विषय का चयन करे, क्योंकि आधी सफलता वहीं तय हो जाती है जब हम ये निश्चित कर लें कि हमें अध्ययन क्या करना है। एक कंसेप्ट है नॉलेज फॉर व्हाट और नॉलेज फॉर whom। ज्ञान क्या है और ज्ञान किसके लिए है, ये जो द्वंद्व मिट जाता है तो अध्ययनकर्ता के मन मस्तिष्क में यह स्थापित हो जाता है कि उसे अध्ययन करना क्या है, उसकी समस्या क्या है। अब ये समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। अभी मान लीजिए कोविड-19 के प्रभाव से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। अगर हम ये कह दें कि भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था का कारण, तो ये हमारा विषय वस्तु नहीं है, ये हमारा समाजशास्त्री बिंदु नहीं होने के कारण ये आर्थिक प्रतीत होता है। यहाँ में अध्ययन करना पड़ेगा गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण सामाजिक संबंध, समाज की संरचना पर आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। तो इस तरह हमें सबसे पहले विषय का चयन करना होगा कि हम किस विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अवलोकन के द्वारा तथ्य संकलन। देखिए, तथ्य संकलन की जो विधि होती है हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। प्रत्यक्ष विधि भी हो सकती है, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची के माध्यम से, अप्रत्यक्ष भी हो सकती है, प्रश्नावली के माध्यम से। तो ये भी हमें निश्चित करना होगा इस चरण में
कि हमें तथ्य संकलन कैसे करना है, हमारे टूल्स कौन से होंगे। फिर उसमें अवलोकन का प्रयोग। अवलोकन का तात्पर्य है हम घटनाओं को घटते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तटस्थ दृष्टिभाव से देखें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर हम एक सार गर्भित वस्तुनिष्ठ अध्ययन की आधारशिला रख सकते हैं। इस स्थिति में हम तथ्यों का संकलन करेंगे जो हमने विषय का चयन किया था। उदाहरण के लिए हमने बेरोजगारी का अध्ययन करना है, तो बेरोजगारी के अध्ययन के संदर्भ में तथ्य संकलित करने हैं। कितने लोग रोजगार में हैं, कितने लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कितने लोगों को 12 महीने का मिलता है, कितने लोग कॉन्टैक्ट में हैं, संविदा पर हैं। जो भी अतिरिक्त चीज़ें हैं वो सब इसमें हम मिश्रित करेंगे, उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा चरण हमारा स्पष्ट हो गया, अवलोकन के द्वारा तथ्य का संकलन। अब प्रश्न उठता है, वो तथ्य संकलन है कच्चे माल की तरह। अभी हम उसके लिए एक अच्छा समाजशास्त्रीय उत्पाद बनाने वाले हैं। तो उसका आशय है उन तथ्यों को अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकृत करेंगे। शिक्षा संबंधी आंकड़े क्या हैं, वैवाहिक स्थिति संबंधी आंकड़े क्या हैं, निवास की स्थिति के आंकड़े क्या हैं, बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी के लिए सरकारी योजनाएं क्या हैं। अलग अलग इसकी सूचनाओं को हम संकलित करके एक सार गर्भित रिपोर्ट बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमने तथ्यों का परीक्षण करना है। हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में या पूर्वगामी परीक्षण के रूप में जो जानकारियाँ प्राप्त हुई है उनमें बानगी के रूप में कुछ आंकड़ों को हम चेक कर सकते हैं, जिससे अध्ययनकर्ता के मन में यह विश्वास बन जाए कि जो वो अध्ययन कर रहा है वो बिल्कुल वैज्ञानिक रास्ते पर ही कर रहा है, उसमें कहीं भी व्यक्ति निष्ठता का समावेश नहीं हुआ है। यदि हो गया है गलती से तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उन आंकड़ों को, उन सूचनाओं को उससे अलग कर दें, पृथक कर दें। इसके बाद जो हमारे पास सूचनाएं आई उनके आधार पर हम नियमों का प्रतिपादन करते हैं। कुछ विद्वान इसे सिद्धांत भी कह सकते हैं, कुछ विद्वान इसे सामान्यीकरण की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए एक समाज में जो कि जनजातीय समाज है, हम उनकी दैनिक चर्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। अब हमने अध्ययन करने के बाद देखा कि अधिकांश लोग वहाँ पर टोटम की अनुपालना करते हैं। टोटम का अर्थ है किसी प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनी पूजा पद्धति को मानते हैं। अब संपूर्ण अध्ययन के बाद हमारा निष्कर्ष किस रूप में निकलेगा कि फला जनजाति में धार्मिक देवी देवताओं की तुलना में प्रतीक चिन्ह या टोटम का प्रयोग पाया जाता है। अब ये हमारा एक निष्कर्ष निकल के आया। इस तरह वैज्ञानिक पद्धति अंतिम जो यात्रा है नियमों के प्रतिपादन के रूप में एक ऐसे निष्कर्ष को निकालती है जो आगे जाकर सिद्धांत बन सकते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने ये नहीं कहा है कि वो सिद्धांत है, लेकिन यही सामान्यीकरण वाले तथ्य आगे जाके सिद्धांत बन सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के संदर्भ में मॉर्स नामक विद्वान ने निम्न चरणों की व्याख्या की है। सबसे पहले वो कहते हैं उद्देश्य, यानी अध्ययनकर्ता को वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते समय यह स्पष्ट कर लेना चाहिए उसका उद्देश्य क्या है। या 3 तथ्य जुड़े हुए हैं, अध्ययन समस्या क्या है, अध्ययन का क्षेत्र क्या है, और उस अध्ययन में किन टूल्स का, किन पद्धतियों का वह व्यक्ति अध्ययनकर्ता के रूप में प्रयोग करेगा। द्वितीय है समस्या का विश्लेषण। हमें संबंधों की गरिमा, प्रसार, अधिकतम लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर ये निश्चित करना होगा कि जिस बिंदु को लेकर हम अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं वो बिंदु समस्या विश्लेषण करने योग्य है अथवा नहीं। इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो रास्ता है, जो समाजशास्त्रीय पद्धति के नियमों के अनुसार हम कार्य करना चाहते हैं, उसका एक उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। फिर है लिखित स्रोतों का निरीक्षण। आप जो लिखित स्रोत हैं, अब लिखित स्रोत में पुस्तकालय हो सकती है, पुस्तकें हैं, शिलालेख है, स्तूप है, कालखंड जीवाश्म संबंधी जानकारी है, ऐतिहासिक जानकारी है, जैसे हम द्वितीयक तथ्य भी कह सकते हैं। इनका हमें निरीक्षण करना है कि क्या हमारे काम का है, क्या काम का नहीं है। इसके बाद सामग्री को व्यवस्थित करना कि कितना तथ्य संकलन प्राइमरी डेटा के रूप में करना है, प्रथम बार जाकर अध्ययन को प्राप्त करना है, या फिर द्वितीयक तथ्यों का प्रयोग करके हम लिखित सामग्रियों का उपयोग कैसे करेंगे, इसका निर्धारण करने की आवश्यकता है। इसके बाद
जब हम सामग्री को व्यवस्थित कर लेते हैं, उसको आकर्षित बनाने के लिए हम उसमें रेखा चित्रों का प्रयोग करते हैं। टेबल्स, डायग्राम, वृत्त चित्र, स्तंभ चित्र आदि का प्रयोग करते हुए यह स्थापित करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं सारगर्भित हैं और उनका प्रस्तुतिकरण एक अच्छे प्रकार से हो जाता है, और अंत में जाकर हम जब निष्कर्ष निकाल देते हैं तो यह एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रारूप चरणबद्ध बन जाता है। यहाँ विद्यार्थियों के मन में एक संशय हो सकता है कि साहब कौन कुछ अलग कहता है, बनाम कुछ अलग कहता है, मोर्स कुछ अलग कहता है। ये दिखने में अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन आप यदि आत्मावलोकन करेंगे, इस पर गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप इसमें मोटे तौर पे क्या पा रहे हैं, वही सिद्धांत है, वही निष्कर्ष है और वही अध्ययन समस्या है। और सबसे मोटी बात, वस्तुनिष्ठता, पूर्वाग्रह से मुक्तता, ऐसे बिंदु हैं जो इसको पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति के रूप में स्थापित कर देते हैं। अब प्रश्न उठता है, वैज्ञानिक पद्धति जो है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? हम उन विशेषताओं पर कॉमन चर्चा कर लेते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में विज्ञान के गुण होते हैं, ये स्पष्ट हम कर चुके हैं, क्योंकि पहले भी कहा गया कार्ल पियर्सन के द्वारा कि कोई भी पद्धति अपने आप में ना तो अवैज्ञानिक होती है ना वैज्ञानिक होती है। हाँ, विज्ञान के गुण यदि जुड़ गए तो वही पद्धति वैज्ञानिक पद्धति में बदल जाती है। तो सबसे पहले हमारी विशेषता होनी चाहिए सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का तात्पर्य है कुछ चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, जैसे सूर्य पूर्व में ही निकलेगा। अगर आपको कोई कह दे कि आज मैंने सूर्य उत्तर दिशा में निकलते देखा, आप उस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि यह स्थापित सत्य है। ठीक इसी प्रकार हमें वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से इस तरह की परिशुद्ध शोध की प्रक्रियाओं को अपनाना है कि हम सार्वभौमिक सिद्धांत बना सकें। उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स ने एक दिन में तो संघर्ष का सिद्धांत बनाया नहीं होगा, उसने विशिष्ट परंपराओं का, देशों का यात्राएं करके अध्ययन किया। उसने निष्कर्ष क्या निकाला कि जब सर्वहारा वर्ग, जो कि प्रभुत्व वाला वर्ग है, वो वंचित वर्ग और शोषित वर्ग के रूप में जाना जाता है, ऐसी स्थिति में जब पूंजीपति उसका शोषण करेगा तो पूंजीपति के द्वारा सर्वहारा का जहाँ भी शोषण होगा वहाँ संघर्ष के बीज उत्पन्न होंगे। अब ये एक सार्वभौमिक चीज़ बन गई, चाहे वो पोलैंड में हो या अमेरिका में हो या भारत के संदर्भ में हो, तो कोई भी सिद्धांत सार्वभौमिक बनता है वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से। अतः यह इसकी विशेषता को पुष्ट करता है। द्वितीय है तर्क। समाजशास्त्र में दो प्रकार के तर्क होते हैं, आगमन और निगमन। आगमन का आशय है, इसको आप याद करने की इस तरह मानिए, निगमन का नए पकड़िए, नए यानी नया। जब सामान्य में से कुछ नया निकल के आए, विशिष्ट निकल के आए तो निगमन तर्क है, और विशिष्ट से सामान्य की ओर जाए तो आगमन तर्क है। हम आगमन और निगमन का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं, इस तरह तर्क का प्रयोग किया जाता है। वस्तुनिष्ठता, तटस्थ होकर, वैल्यू फ्री रहकर, मूल्य मुक्त होकर, पूर्वाग्रहों से अलग हटकर, अर्थात अपनी रुचि पसंद को निकालकर जो है उसी का अध्ययन करना वस्तुनिष्ठता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति क्या है का अध्ययन करती है। बेरोजगारी क्या है, दहेज की समस्या का कारण क्या है, हम यहाँ पर आदर्शवादी नहीं बनते, क्या होना चाहिए, समाज में क्या होगा, ऐसी परिकल्पना नहीं होती। हम क्या है का अध्ययन करते हैं, ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है। नेक्स्ट है सिद्धांत। हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं निष्कर्ष के रूप में, सामान्यीकरण के रूप में। और यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, पुनर्परीक्षा भी होती है। आज हम नव प्रकारवाद, नव मार्क्सवाद की बात करते हैं, तो भाई जब मार्क्सवाद और प्रकारवाद कहीं असफल हुआ, उसमें गुंजाइश बची संशोधन करने की, तभी तो वो नए सिद्धांत के रूप में आज विकसित हो रहे हैं। कभी किसी ने सोचा था कि एथोडोमेथोडोलॉजी भी कोई चीज़ होगी, फिनोलॉजी कोई चीज़ होगी, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कुछ होगा? ये नवीन धारणाएं कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही है पुनर्परीक्षण के माध्यम से। देश काल परिस्थिति में क्या क्या परिवर्तन होता है उसके माध्यम से। तो इस तरह यहाँ पर पुनर्परीक्षा भी होती है, सिद्धांतों का निर्माण भी होता है। कार्य कारण संबंध, किसी भी घटना के घटित होने के पीछे क्या कारण छिपे हुए हैं, उन कारणों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति की दृष्टिकोण से किया जाता है। अंत में विश्लेषण, भविष्यवाणी करने की क्षमता होना, प्रयोग सिद्धता होना, ये वैज्ञानिक पद्धति के विशिष्ट विशेषताओं में शामिल होते हैं। विद्यार्थियों,
वैज्ञानिक पद्धति के चरण, विशेषता, परिभाषा को समझने के बाद हमें एक महत्वपूर्ण चीज़ समझनी है, विज्ञान का दर्शन क्या है, अर्थात विज्ञान किस रास्ते पर जाने की बात करता है। तो आप इसे स्पष्ट समझ लें। विज्ञान अज्ञान से ज्ञान की ओर तो लेके जाता है, व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ एक ऐसे अध्ययन की ओर लेके जाता है जो हमें तार्किक बनाता है, जो हमारी बौद्धिक कुशलता में वृद्धि करता है। शायद यही शुद्ध जिसे नॉलेज ऑफ स्टोक कहते हैं। विज्ञान हमारी लोक क्रिया विधि के रूप में दैनिक क्रियाकलापों में हम कितना तार्किक होते जा रहे हैं, कितना सैद्धांतिक होते जा रहे हैं, इन्हीं रास्तों की ओर आगे बढ़ाता है। इस अर्थ में ये वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो समाजशास्त्र को नई दिशा व दशा प्रदान करती है। मेरा ये व्याख्यान यहीं सब कंप्लीट हो रहा है। अगले व्याख्यान में मैं एक नई बिंदु के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।